हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग सोशल साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हैं, लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय हैं, सारी क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप लोगों का जो सोशल साइंस का पेपर है वो 7 मार्च को है, मतलब 7 मार्च को आप लोगों का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। तो ये समझो कि पेपर में 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, एक दो बार नहीं, हर साल आते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आप सोशल साइंस में 95% स्कोर कर किया होगे। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखो, सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, या फिर जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, या फिर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, या फिर किस सन में हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है 1788, का है 1789, 1790 या फिर 1787। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। यानी कि हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का खा वाला ऑप्शन सही है, 1789। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी था इसका संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। ठीक है, गैरीबाल्डी है या काबूर है या बिस्मार्क है या मैथ्सनी है? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेंजनी था। ठीक है, मैथ्सनी या फिर मेंजनी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक वो मैथ्सनी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाओ कि निम्नलिखित में यह कथन किसका था? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती है। यह कथन किसका था? पहले की बात है, क्योंकि जब जो बहुत ज्यादा विकासशील थे, बहुत ज्यादा अमीर थे, तो कहीं ना कहीं उनके पंख तो होती हैं। ठीक है, तो निम्न में से यह कथन किसका था? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। मैटरनिक का या काबूर का या बिस्मार्क का या मैथ्सनी का? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैटरनिक ने कहा था। ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ है? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो राष्ट्रवाद, जो हमारा राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ है। कहां से हुआ है? फ्रांस से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपको अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको एकदम माइंड में नोट कर लेना। ठीक है, हो सकता है पहले भी मैं इन सबको पढ़ा चुका हूं, बट अब मैं आपको दोबारा से बहुत ही अच्छे से हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है और रिवीजन भी बहुत ज्यादा है जरूरी, तो आप लोग बस पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, नोट्स बना लो अच्छा अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, विलियम प्रथम को, हिटलर को या फिर मैथ्सनी को? तो जर्मनी का एकीकरण, यानी कि जो हमारा जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को। किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राजतंत्र था? जो 1789 की बात है, जब ये हमारा आजाद मतलब क्रांति हुई थी फ्रांस में ना 1789 में, अभी पहले ही क्वेश्चन में पढ़ाया है, तब ये फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था या सीमित राजतंत्र था या प्रजा राजतंत्र था या फिर हमारा गणतंत्र था? तो 1789 में जो फ्रांस था वो हमारा एक सीमित राजतंत्र था। किस प्रकार का? एक सीमित राजतंत्र। ठीक है, मतलब खा वाला ऑप्शन हमारा सही है कि एक सीमित राजतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में? तो महात्मा गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 में भैया दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कम समय में आप पढ़ सको, क्योंकि हमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है और हमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना है।
तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? रॉलेट एक्ट था, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध या खिलाफत आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन का देखो आपके कारण कई सारे हो सकते हैं, बट जो मेन कारण था वो था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत। कहीं कहीं रॉलेट एक्ट भी है, कहीं कहीं रॉलेट एक्ट भी है, छोटा मोटा कारण था, बट जो मेन है वो खिलाफत आंदोलन था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन था? स्वराज्य जो है, मतलब जो हमारा राज्य है, स्वराज्य स्वयं का जो राज्य है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी ने। तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। तो ये तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो गए। सारे ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट अगर आपने पढ़ लिया तो भाई बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर भी तो आओगे, टॉपर बनोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चौरी चौड़ा कांड कब घटित हुआ या कब हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में? तो चौरी चौड़ा कांड हमारा कब घटित हुआ? सभी स्टूडेंट को पता होगा, चौरी चौड़ा नाम तो सुना ही होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 1922। 1922 में हमारी जो चौरी चौड़ा कांड है वो हुआ था 1922 में। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में? तो माय डियर स्टूडेंट, जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस, देखो महामंडी का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा मंडी जिसमें बहुत सारे अनाज थे और इस तरह से अनाज बढ़ गए थे कि उसकी कीमत ही नहीं रह गई थी। ठीक है। तो उसकी प्रारंभ हुई थी 1929 में। महामंडी के कारण बहुत ज़्यादा आते हैं, प्रभाव क्या पड़ा महामंडी का, ये भी बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है। तो आप तैयार करो जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा, और तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना, छोड़ना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में हमारा स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपका क्या है? 1914 में, 1939 में, 1919 में या 1929 में? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां 14 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका में जो रिडर पेस्ट क्या था? रिडर पेस्ट एक क्या फैला था? सभी को पता है, एक जानवर था रिडर पेस्ट। यह एक घटना था? जो घटना नहीं था, एक जानवर भी नहीं था, एक खेल था नहीं, एक बीमारी था। रिडर पेस्ट में आपको बता दूं थोड़ा सा कि एक ऐसी बीमारी थी ना अफ्रीका में कि जिससे 90% जानवरों की मृत्यु हो गई थी। 90%, अगर 100 जानवर हैं तो 90 जानवरों की मृत्यु हो गई, ओनली 10% बचे थे और 10% जानवरों में से बहुत सारे लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था कि भाई आगे के काम आएंगे। तो ऐसे बहुत ही खराब था जानवरों के लिए ये बीमारी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति है वो किस देश में प्रारंभ हुआ था? अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में, चीन में? तो औद्योगिक क्रांति भैया किस देश में प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है। तो औद्योगिक क्रांति हमारा इंग्लैंड में हुआ था। किस देश में? इंग्लैंड में हमारा औद्योगिक क्रांति हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापना हुई। जो बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? 1824 में, 1844 में, 1854 में, 1874 में? तो बंबई में जो पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः, मतलब निर्माण होना ना, पुनर्जागरण का मतलब। तो रोम में, इटली में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रिया में? तो ये कहां हुआ था पुनर्जागरण की शुरुआत? तो इटली में हुआ था। ठीक है। इटली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का इटली वाला सही है ऑप्शन, यानी कि घा वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर देखो, पेरियार रामस्वामी नायक थे
कौन थे? जो पेरियार रामस्वामी नायकर थे वो कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, या फिर हमारा समाज सुधारक या लेखक थे? तो ये कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक समाज सुधारक थे जो समाज को सुधारते थे। जैसा समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें भरी हुई हैं जो अंधविश्वास है, तो उसको दूर करते थे, समाज को सुधारते थे। 19 नंबर है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती होती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा? तो कपास की खेती के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि कासे कपास, कासे काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, काली मृदा हमारी सबसे अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? जो पंजाब है एक राज्य है भारत का, और उसमें जो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का क्षरण होना, भूमि का निम्नीकरण होना, कम होना, उसका जो मेन कारण है वो क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मेन कारण है वो है बच्चों अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा कारण है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। 21 नंबर पे आए, सारा आप समझ लो भाई, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो हमारा राज्य है वो कौन सा है जिसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो हमारा उत्तराखंड जो है उसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है। किस प्रकार की? जैसे सीढ़ी बनाकर उस पर मतलब चीजों को चढ़ाना, और फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि चढ़ जाते हैं और फल देते हैं। ठीक है, 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो इन चारों में से किस राज्य में जो है वो काली मृदा पाई जाती है? तो भैया गुजरात में जो हमारी है वो काली मृदा पाई जाती है। किस? हाँ, गुजरात में। ठीक है, 23 नंबर है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ हुआ? जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1973 में, 1975 में, 1980 में, 1989 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारा है वो 1973 में हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब होता है, आपको पता होगा, एक टाइगर प्रोजेक्ट जैसे टाइगर को बचाना। ठीक है, अगला 24 नंबर, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो हमारा है वो किस राज्य में है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में है? तो वो हमारा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हमारा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर है? महानदी, चिनाब या सतलुज या कृष्णा? तो सलाल बांध हमारा जो है वो किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध हमारा चिनाब नदी पर बना है। कहाँ? चिनाब नदी पर हमारा सलाल बांध बना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो समुद्र के रूप में उपलब्ध है? जलमंडल का कितना परसेंट भाग समुद्र के रूप में है? 95%, 97.5%, 96% या 98? तो देखो 97.5% जो है वो हमारा केवल समुद्र है जल। ठीक है, पीने का तो बहुत ही कम परसेंट है। ठीक है, समुद्र में इतने सारे जल पाए जाते हैं, इतने सारे पानी है, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर माय डियर स्टूडेंट, सॉरी 27 नंबर, हम लोगों ने 26 नंबर क्वेश्चन तक देखा ना। 27 नंबर, इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इन चारों में से कौन सी है जो फलीदार फसल है? दाल है, या मोटे अनाज है, या ज्वार, तिल या फिर तिल है? तो इन चारों में से कौन सी है जो एक फलीदार फसल है? तो दाल जो है जिसमें फलियां लगती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे मतलब गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो वो जो होता है दाल होता है। 28 नंबर है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? चावल है, मोटे अनाज, चना या काला चना या कपास? तो भैया इसमें से हमारी जो मतलब रबी की फसल है वो कौन सी है? तो वो है चना या फिर काला चना जो है एक रबी की फसल है। क्या है? रबी की फसल। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मिजोरम? तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। ठीक है,
30 नंबर, देखो मैं आपको ये 30 लास्ट ऑब्जेक्टिव है। देखो ऑब्जेक्टिव मैं 30 ही कराऊंगा, क्योंकि हमें अभी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखने हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए एक 100 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव एक साथ पढ़ा देंगे। लेकिन ये जो 30 है ना, 30 में से मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में 15 जरूर आएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव आता है लेकिन 20 में से 15 आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो हर साल आते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है माय डियर स्टूडेंट? किस खनिज का है? झारखंड में स्थित कोडरमा अर्वरक का ना, अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किसका? अर्वरक का हमारा अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव आज आप लोग, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग फटाफट तैयार कर लो जितना मैंने बताया है। और भी पढ़ाया जाएगा, अभी और भी ऑब्जेक्टिव हैं, बट अभी आप लोग इतना तैयार कर लेना। ये हमारे वो एमसीक्यू हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आप लोग ये सारा तैयार कर लो, फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखो अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन तो जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है, ध्यान से देखना, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, ये सब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको आज जर्मनी का भी पढ़ाऊंगा, इटली का एकीकरण भी पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करके ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जो जर्मनी का एकीकरण है उसका हम लोगों को अच्छे से बताना है। तो देखो राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मध्यवर्गीय, जो मध्य वर्ग के जर्मन लोग थे उसमें बहुत ही ज्यादा व्याप्त थी, ठीक है। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। अब उन्होंने 1848 में एक जर्मन महासंघ के जो विभिन्न इलाके हैं ना, बहुत सारे इलाके होते हैं, तो उन सबको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। लेकिन ये जो पहल है, ये जो बात है, इसको जो राजशाही, जो राजा थे और उसकी जो फौज की ताकत है, उन्होंने मिलकर दबा दिया। लेकिन उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया, और उनका जो है प्रसा के जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं उन्होंने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रसा है, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। और इसका जो मुख्यमंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क था, ठीक है। प्रसा ने संभाला, लेकिन प्रसा का जो मुख्यमंत्री था वो ऑटो वन बिस्मार्क था, जो इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जिन्होंने प्रसा एक देश है या फिर एक स्थान होगा, तो वो क्या करा कि उसकी सेना और नौकरशाही जो वहां के नौकर थे उसकी मदद ली, और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। अब 7 वर्ष के बाद जो ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और फ्रांस है, इन तीनों में प्रसा की जीत हुई, और 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब आपसे कोई भी पूछे जर्मनी का एकीकरण, तो आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है। नोट कर लो, नोट करने पर आपको 80% आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो यहां से आप शुरुआत करो, मैं आपको दिखा देता हूं, पूरा नोट कर लो। अब इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 में। इसके जो मतलब मुख्यमंत्री कौन थे या फिर इसका जनक कौन था, तो ऑटो वन बिस्मार्क था। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो। भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, ठीक है। तो देखो रॉलेट एक्ट जो था एक बेकार कानून था, इसलिए इसका विरोध किया गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना जो भारतीय लोग थे, ठीक है, जैसे बाहर के लोग थे, वो लोग जो अपने देश में थे, शासन कर रहे थे कुछ दिन पहले, आप लोगों को पता होगा, तो वो क्या था ना कि वो भारतीयों पर बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब अगर उनको शंका हो इस भारतीय पर तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, और 1-2 दिन नहीं 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसका विरोध तो करना तय ही था। अब परिणाम क्या निकला ना इसका,
इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून लगा दिया। इसके कारण मार्शल लॉ कानून के कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना खतरनाक था कि उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे किसान मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत ही खतरनाक कानून था। और विरोध देखो, विरोध कैसे किया गया। फर्स्ट, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। जो विभिन्न शहर हैं उसमें रैली निकाला गया, जुलूसों का आयोजन किया गया। दूसरा है रेलवे वर्क बॉक्स में कामगार हड़ताल पर चले गए और जो रेलवे में वर्क बॉक्स पर काम कर रहे थे लोग वो हड़ताल पर चले गए। और कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। अब कई ऐसे शहर हैं जिन्होंने अपना दुकान बंद करके अपना विरोध जताया ताकि इसको बंद किया जाए कैसो ना कैसो, और ये कानून जो है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसका विरोध जताना चाहिए। तो सभी लोगों ने अपना विरोध जताया। जो दुकान करते थे वो दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। बहुत सारे लोग रैली निकाले, जुलूस निकाले, ठीक है, काम को छोड़कर हड़ताल पर निकल गए। तो इन सब का ऐसे विरोध किया गया था रॉलेट एक्ट का। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं और ऐसे पॉइंट लिखा हूं आसान तरीके से कि आपको समझ में आ जाए तुरंत। देखो तीसरा आपका लघु उत्तर, देखो कि महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंडी है उसके कारणों की व्याख्या करनी है। तो 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई। जो 1929 में जो हमारी महामंडी है उसकी शुरुआत हुई और इस मंडी के प्रमुख कारण था। इस मंडी के हमारे कुछ कारण हैं, जैसे हम लोग एक एक को समझेंगे। पहला कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। देखो औद्योगिक क्रांति के कारण, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण जो है अमेरिका और ब्रिटेन जो है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। और 1930 तक, देखो एक साल में तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका खरीदार न रहा। अब इतने सारे सामान बन गए, इतनी सारी चीजें बन गई कि उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, उसका कोई वैल्यू ही नहीं था। इतना सारा माल बना दिया गया, इतने सारे चीजें बना दी गई एक साल में। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे लोग माइंड में सोचते हैं, बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि अगर पैसे को छापा ही जाता है तो बहुत सारे पैसे छाप दिया जाए तो पैसों की कमी ही नहीं रह जाएगी। तो पैसों की कमी नहीं, पैसों की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। ऐसे जैसे इन अनाजों की वैल्यू खत्म हो गई थी और किसी काम का नहीं था, हर एक घर में फालतू में पड़े रहते थे, वैसे इसीलिए एक सीमित, एक लिमिटेशन में पैसे छापे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण, जो कृषि क्षेत्र है उसमें अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादनों की कीमतें गिरने लगी और किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब देखो जब इसके दाम बहुत ज्यादा गिर गए, बहुत ज्यादा गिर गया तो अब उनको बहुत कम पैसे मिलते थे। अब किसान क्या किए कि अपनी उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ाए। अब उत्पादन को बढ़ाए तो इसका मतलब और बहुत सारा अनाज हो गया, तो पैसों, जो अनाज की कीमत है वो और ज्यादा गिरती चली गई। ठीक है, जैसे बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी की सड़ने लगी। अब इतना ये बेकार हो गया कि ये पड़ी पड़ी की सड़ने लगी थी, मतलब सारे अनाज सड़ गए थे। तीसरा, यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंडी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों का 2 गुना सीमा कर शुल्क वसूल करने लगा। आपका लास्ट नंबर है। ठीक है, इसका जो कारण है, अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। इसकी वजह से वहां बहुत सारे व्यापारियों का दिवाला निकल गया। दिवाला का मतलब होता है वो बेकार हो गए, दिवाला का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा घाटे में चले गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 ऐसे पॉइंट जो कि हमारा महामंडी का कारण था। महामंडी के ये कारण आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में महामंडी का कारण आता है, तो अब आपको तैयार ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है प्रकृति पर निर्भरता। जो भारतीय कृषि है वो प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, प्रकृति की पर बहुत ज्यादा। देखो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। अब जो हमारी भारतीय कृषि है
वो मानसूनी वर्षा, जो मानसूनी वर्षा होता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, कि मानसूनी वर्षा का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा वर्षा की जाती है, ठीक है, उस पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की असीमित एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। और जिस वर्षा मानसूनी वर्षा नियमित होती है, उत्पादन की मात्रा मतलब कृषि उत्पादन की मात्रा में भी प्राप्त होती है, कृषि उत्पादन भी मात्रा में प्राप्त होती है। मान लो वर्षा ना हो तो फिर तो कृषि बेकार हो जाएगा। अगर मान लो हो जाए तो अच्छी उत्पादन होगी, लेकिन अगर मान लो ना ही हो, ये तो प्रकृति है, तो भाई बहुत ज्यादा घाटे में चले जाओगे। देखो दूसरा पॉइंट है कृषि की निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादक केवल $105 है। देखो काम करने वाले बहुत लोग हैं, क्षेत्रफल बहुत मतलब जैसे इसमें बहुत ज्यादा किसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा कृषि की जाती है, बट जो इनका वार्षिक उत्पादन है ना, पैसा देखा जाए तो कम है, तो $105 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से वर्क ना करना। तीसरा, खनन में जो फसलों की प्रमुखता। देखो भारतीय कृषि में खनन में फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है और आप लोग तैयार भी कर लोगे। अब हम लोग पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। अर्थव्यवस्था का जो तृतीय, देखो 3 क्षेत्रक होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक। तो तृतीयक का बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तृतीयक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंतर्गत जो तृतीय क्षेत्रक है, इसके अंतर्गत क्रियाएं जो है किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं। इसमें जो क्रियाएं हैं वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। बल्कि ये जो होती हैं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है, ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक की विकास से मदद में करती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक की विकास में मदद करती हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, परिवहन, ये सब हमारे तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक है, परिवहन है, तो ये सब हमारे तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न सारा समझ ही लिया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, लेकिन अगर आप लोग इसको नोट बना लोगे तो और आसान लगेगा, वरना हार्ड भी लग सकता है। भूल भी जाओगे ना, अगर एक बार देखोगे भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने नोट्स बना लिया तो बोर्ड एग्जाम के समय आप उसका रिवाइज करते रहोगे, रिविजन करते रहोगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। देखो 5 हमने लघु उत्तरीय प्रश्न समझा, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी जस्ट जब मैं आपको जर्मनी का एकीकरण पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि इटली का एकीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें डिफरेंस है कि जर्मनी का एकीकरण लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है और इटली का एकीकरण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। किसमें? दीर्घ उत्तरीय। तो अब हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो इटली का एकीकरण की प्रक्रिया है, कौन कौन भाग लिए, कैसे हुआ, इन सब का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास है 6 पॉइंट। ठीक है, 6 ही पॉइंट है ना, चलो 6 पॉइंट हैं। अगर आप ये 6 पॉइंट समझ लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन समझ जाओगे। देखो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हुई और जो इस प्रकार से है। पहला, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, समझ में आया, बहुत सारे साम्राज्य में बिखरा हुआ था, इसको हमें एकीकृत करना था, एकीकरण करना था। दूसरा, इटलावी जो है, इटलावी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। जो इटलावी भाषा है वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, जबकि ये इटली है और इसमें बोली जानी चाहिए। अनेक स्थानों पर इनके रूप प्रचलित थे, इनके स्थान मतलब बहुत सारे रूप में ये पाए जाते थे। तीसरा, 1830 के दशक में जूसेफे मैत्सिनी ने इटली के एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और यंग इटली सोसाइटी का संगठन बनाया। देखो मैंने अभी आपको बताया था जूसेफे मैत्सिनी ने ही यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया। तो सेम वही है कि 1830 के दशक में जूसेफे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और यंग इटली नामक संगठन का स्थापना किया। चौथा पॉइंट है, देखो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में जूसेफे गैरिबाल्डी ने नेतृत्व में अनेक सैनिक ने भी भाग लिया। ठीक है, 4 पॉइंट समझ में आ गया। 5वां पॉइंट समझो, समझना एक एक पॉइंट को मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पॉइंट से समझना अच्छा रहेगा, पॉइंट से आप समझोगे तो लिखोगे आसानी से। ठीक है, 5वां, 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली
व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांड ने सैनिकों ने प्रवेश किया और यहां पर स्थानीय किसानों की मदद वे स्पेन को पराजित कर सके। और मेन है कि 1861 में विक्टर इमैनुअल की द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, 1870 में हमारा इटली का एकीकरण हुआ और 1871 में हमारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो दोनों आप तैयार कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर लॉन्ग क्वेश्चन। देखो पहला हम लोगों ने देख ही लिया क्योंकि हम आप लोगों को 6 पॉइंट के द्वारा समझा दिए। दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए भैया थोड़ा सा ध्यान से देखना। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मतलब मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार के कारण है। देखो मृदा अपरदन जो है, मृदा के कटाव और उसके बहाव, मतलब मृदा का कटाव का मतलब नष्ट होना, मृदा का बहाव होना, ठीक है, को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने, ठीक है, और अपरदन की क्रियाएं आमतौर साथ में चलती हैं, मतलब मृदा बनती भी रहती है, वो बहता भी रहता है। ठीक है, मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। निम्नलिखित कारण, पहले हम लोग भौतिक कारण समझेंगे, फिर मानवीय कारण। तो भौतिक कारण में हम लोग पहला, मृदा अपरदन के लिए कुछ उत्तरदायी भौतिक कारक भी है। पहला, ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज्यादा होता है। जैसे ढाल वाली, अगर ऐसा ढाल वाली भूमि होगी तो समतल वाली भूमि की अपेक्षा मृदा अपरदन ज्यादा होगा, क्योंकि ढाल वाली पर अगर मान लो बरसात होती है तो वो पानी बहुत तेजी से बहता है और उसी के साथ मिट्टी भी बह जाती है। और अगर समतल है बिल्कुल तो वहां कहां बहेगा, वहीं रहेगा। एंड दूसरा है, तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है और यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो सारे लोगों को पता है, ये सब है भौतिक कारक। दूसरा है आपका मानवीय कारक, जो मनुष्य के द्वारा, तो निम्नलिखित कुछ कारकों द्वारा मृदा अपरदन किया जाता है मनुष्य के द्वारा, मानवीय कारक के द्वारा। तो कौन कौन से 3 कारक समझेंगे। पहला, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र हो जाता है। देखो जब पशु जो है, पशु के चराई के द्वारा भी मृदा अपरदन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वो चरते हैं तो ऊपर के जो परत है उसको खा लेते हैं, तो उस पर जो बरसात है वो डायरेक्टली अंदर जाता है और मृदा अपरदन होता है। ठीक है, और हवा भी जाता है। हवा जब तेज चलेगा तो मृदा अपरदन होगा ही, उड़ेगा। देखो वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं और वनों के कटाव से मृदा अपरदन तेजी से होता है। कहीं ना कहीं वनों की कटाव से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वन के कटाव से मृदा अपरदन होता है, प्रदूषण फैलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पर्यावरण अशुद्ध हो जाता है। तो वन का कटाव पर बहुत ही कठोर नियम लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पानी और पवनों के बहाव को भी वृक्ष कम कर सकता है। ठीक है, खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य भी मृदा अपरदन है। तो बहुत बड़ा मृदा अपरदन है भाई। जब खनिज पदार्थ को निकालोगे और उसको खोदोगे पूरा, तो ये भी तो हमारा मृदा अपरदन है। तो ये हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। इतना ही लिखना है, थोड़ा थोड़ा और बनाकर लिख देना, कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये हमारा 2 लॉन्ग हो गया। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन समझो कि लोकतंत्र किस प्रकार या किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन सुना होगा। ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे वो देखो। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। यहां लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है। हम इस तथ्यों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। जैसे बहुत सारे जगह 5 साल का होता है, और भी होता है, अपने इधर तो 5 ही साल का है। ठीक है, तो 5 साल के बाद दूसरा चुनाव होगा। तो ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार मत देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा देखो, कानूनों पर खुली चर्चा। जो कानून होते हैं उस पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है, उस पर सभी बहस तथा विचार विमर्श किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, सूचना का अधिकार। तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने बहुत आसान भाषा लिखा है। लास्ट नंबर है चौथा, जवाबदेह सरकार का गठन। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनने और खुद को अनेक प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्य विधि भी विकसित होती है। ठीक है, तो ये है हमारे सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए। यहां से आप सोशल साइंस में मैं आपको बता रहा हूं कि 40 नंबर तो ला ही सकते हो।
ठीक है, 40 नंबर ला सकते हो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा सोशल साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी समझाया है भाई, ऑब्जेक्टिव भी जो 7 मार्क्स के पेपर में आएगा, लॉन्ग भी समझाया, लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों के इस वीडियो में मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।